शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् शङ्खं चक्रं जलौ नमस्ते सभी को। आज के इस नाड़ी परीक्षा डेमो क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए आज इस सत्र में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसे कि हम आप सभी ने नाड़ी परीक्षा का नाम सुना होगा, अपने कई सारे नाड़ी वैद्यों से नाड़ी परीक्षा को सीखा भी होगा, तो मैं क्या अलग से पढ़ाने वाली हूँ। कई बार ऐसे लगता क्या है अलग से और क्या है। जैसे अभी अभी मुझे एक वैद्य जी ने बात बताई कि केवल नाड़ी परीक्षा से कुछ बनने वाला नहीं है, आप टेक्निक्स या रिपोर्ट्स या बाकी कुछ आधार की भी आवश्यकता है। बिल्कुल मुझे लगता है, मैं भी मानती हूँ इस बात को। जैसे देखिए, आयुर्वेद बना ही ऐसा है। आयुर्वेद में जो भी सारे आचार्य है, आचार्य चरक, सुश्रुत, वाग्भट और न जाने कितनी संहिताएं लिखी गई है, उनके उनके अपने अपने अनुभव के आधार पर, उनके ज्ञान के आधार पर हम सभी को इसी ज्ञान के आधार से हम आयुर्वेद की इस गरिमा को चला रहे हैं। तो हर वैद्य का भी अपना अपना मत होता है, हर वैद्य की पढ़ाने की, अपनी परसेप्शन की, ज्ञान की अपना अपना एक तरीका होता है। इसी के अनुसार हर वैद्य आयुर्वेद को अपनी परसेप्शन लेवल पर परसेप्ट करके बताता है, पढ़ाता है और उसका प्रयोग अपनी वास्तविक जीवन में चिकित्सा करने के लिए करता है। और इसी प्रकार से आज मैं इस नाड़ी विज्ञान को, जैसे मैं कई सालों से इसको पढ़ाती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, बट प्रोफेशनल लेवल पर, वैसे मैंने अभी अभी इसको स्टार्ट किया है। एक हमारी बैच इसकी हो गई थी। इसमें मैं आपको नाड़ी परीक्षा की 5 स्तरीय नाड़ी परीक्षा के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, जो मैंने वैद्य छाजेड सर से क्लास करके मैंने सीखा था। उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि ये आसान सा एक तरीका है जिसमें हम बहुत ही सरल तरीके से ये पंचविध स्तर की नाड़ी लेवल को, देखिए नाड़ी परीक्षा बहुत अलग, आप हर भाग में जाइए, भारत के हर प्रांत में जाएंगे तो नाड़ी परीक्षा अलग तरीके से पढ़ाई जाती है। अभी जिसका उसका जो भी तरीका है, आपको एक तरीके से, आप जिसको फॉलो करना चाहते हैं, जिस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उसी तरीके से आपको पढ़ना है। कोई शास्त्र गलत नहीं है, कोई वैद्य गलत तरीके से बताता नहीं है। जैसे कि अपना सभी का तरीका, जिस प्रकार से इस तरीकों को आपको सीखना है, जो भी है। लाइक 5 लेवल की नाड़ी परीक्षा के बारे में बता रही हूँ, कुछ 7 लेवल की नाड़ी परीक्षा को बताते हैं,
तो अलग अलग तरीके हैं, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ, परसेप्शन के अनुसार आप इसको फॉलो कर सकते हैं। नाड़ी परीक्षा ये एक नैदानिक तरीका, मैं यहाँ पे झूठा दावा बिल्कुल नहीं करूंगी कि केवल से ही हमें बहुत सारी सब कुछ पता चलता है मुझे खुद को। हालांकि मैंने सुना है कुछ वैद्य पुराने जमाने के ऐसे थे कि अ, अनुभव नहीं मिला इन वैद्यों का। मुझे अभी अभी हमारे पिछले सत्र में क्लास में एक सीनियर ज्येष्ठ वैद्य ने बताया कि उनके जो गुरुजी थे, उनके गुरुजी को इतना नाड़ी का ज्ञान था कि वो लाइक कल की कौन सी सब्जी खाई थी और नाड़ी देख के बताते थे कि कल बैंगन की सब्जी खाई थी क्या वगैरह। तो मुझे मतलब बहुत ही आश्चर्य आनंद भी हुआ कि शायद आज के जमाने में भी ऐसे वैद्य अगर हमें मिल जाते तो हम भी उन्हीं से सीखते और इस नाड़ी ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाते। बट फिर भी हमारे भारतवर्ष में कई सारे वैद्य हैं जो कि नाड़ी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हर शास्त्र की अपनी कमियां हैं, हर शास्त्र का अपना कुछ ना कुछ हम त्रुटियां नहीं कहेंगे, बट शायद हमारा सोचने का तरीका या शायद हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, इतनी सूक्ष्म दृष्टि नहीं कि हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से नाड़ी ज्ञान, मैंने मेरे इस सत्र का नाम रावणकृत नाड़ी परीक्षा एवं प्रकृति परीक्षा। अभी प्रकृति को इसके साथ क्यों जोड़ा है, मैं आगे जैसे जैसे इस सत्र को हम लोग पढ़ेंगे, पूरे 10 दिन का ये लेक्चर्स रहते हैं जिसमें मैं पहले प्रकृति पढ़ाती हूँ, उसके बाद हम नाड़ी का 5 स्तरों का ज्ञान लेते हैं। और इसका लाइक जैसे प्रकृति को क्यों जोड़ा है, प्रकृति परीक्षण भी आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं हमेशा से बताती रहती हूँ, मैंने इसके ऊपर काफी सालों से अपने कुछ अलग अलग तरीके से इसको डेवलप किया है और एक अलग तरीके से इसको मैं ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस भी मैंने लिए हैं, यहाँ पर कई सारे बैचेस हुई है। बट वो तो बात ठीक है, बट फिर भी प्रकृति परीक्षा कई बार लोगों को भी लगता है कि प्रकृति परीक्षण में क्या है, वो तो एक ये है। बट ऐसा नहीं, प्रकृति को आप जैसे देखिए ना, अभी आज के जमाने में हमने देखा कि हम पर्सनलाइज्ड डाइट की बात करते हैं। पर्सनलाइज्ड डाइट, पर्सनलाइज मेडिसिन, पर्सनलाइज कपड़े, पर्सनलाइज सब कुछ, सभी आदमी को पर्सनलाइज चाहिए। मेरे हिसाब से मेरे लिए दीजिएगा। आप होटल में जाते हो, ऑर्डर करते हो, और निश्चित रूप से वहां पर भी आगे ऐसे आने वाला होगा कि आने वाला समय ऐसे होगा कि वहां पर भी आपको कोई ना कोई ऐसी सुविधा मिलेगी जिसके साथ वहां पे वेटर्स बोलेंगे कि नहीं मैम आप ये नहीं खाएंगे, आपको ये आपकी प्रकृतिवात लगती है तो आप ये इस प्रकार से आइसक्रीम खाएंगी, या कुछ कोल्ड आइटम अगर खाती है, ठंडा पानी पीती है तो आपका वात बढ़ेगा, आपका आम बढ़ेगा। इस प्रकार से निश्चित रूप से आगे के जनरेशन में अभी 2-4 साल में ही ये सारा आने वाला है कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात हो रही है। पर्सनलाइज्ड सारी बातें हम लोग चाहते हैं, तो क्यों ना इसी प्रकार से इस प्रकृति को हम लोग इतने अच्छे से डेवलप करें। और मैं इसमें एक्सरसाइज, प्रकृति की सारी बातों के भी बारे में बताती हूँ, जो मैंने बहुत ही अलग तरीके से इसमें अपना इनपुट्स डाले हैं, अलग लेवल से मैंने इसके बारे में सोचा है, वो भी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। इसका भी आपको एज दर्पण के जो डिजिटल ऐप है इसमें आपको ये कोर्स भी मिल जाएगा। आप इस कोर्स के माध्यम से भी अगर रिवीजन करते हैं तो रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, मैंने रावणकृत नाड़ी की बात कर रही थी। रावणकृत नाड़ी, इसका नाम रावणकृत क्यों दिया है? हम सभी जानते हैं कि आचार्य रावण, मैं आचार्य शब्द का प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि रावण को हम एक ही नजरिए से देखते हैं, या के बारे में हम लोग बस वही बात जानते हैं कि रावण ने किस प्रकार से राम और सीता के जिंदगी में किस प्रकार से उनका ये था, और क्या क्या बुरी चीजें क्या क्या, उन्हीं के बारे में हम लोग ज्यादा से ज्यादा विचार करते हैं। बट जैसे कि हर एक चीज का दूसरा पहलू भी होता है, हम लोग रावण को एक निगेटिव इमेज में ही देखते हैं कि बस रावण दुष्ट थे, रावण ने इस प्रकार से जलाया, ये किया वो किया वगैरह वगैरह वगैरह। बट फिर भी कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आचार्य रावण ही इस नाड़ी विज्ञान को भी उन्होंने लिखा था। नाड़ी के साथ साथ आचार्य रावण रावण ये एक आयुर्वेदीय वैद्य थे। रावण ने ही बहुत सारी किताबों को, ग्रंथों को लिखा है, और नाड़ी परीक्षा इसीलिए रावणकृत नाड़ी विज्ञान ऐसा माना जाता है। तो रावण को एक नजरिए से देखना हमें छोड़ना चाहिए। इसी के साथ नाड़ी परीक्षा के इतिहास के बारे में अगर देखा जाए तो नाड़ी परीक्षा के कई सारे ग्रंथ मिलेंगे। आचार्य क्षारंधर कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ नाड़ी परीक्षा ऑफ आयुर्वेदा। तो क्षारंधर संहिता ये नाड़ी परीक्षा को अच्छे से बताती है।
Nadi Pariksha was titled under the Panch Nidan by Acharya Ksharangdar and Ashtavida Pariksha by Acharya Yog Ratnakar. नाड़ी मलमूत्र जीवा शब्द स्पर्श द्रुक आकृति ये अष्टविध परीक्षा आचार्य योग रत्नाकर ने बताई थी। तो नाड़ी का समावेश पंच निदान में आचार्य शारंगधर ने किया था। एंड सो इट वाज द फोरमोस्ट अमंग ऑल अदर द डायग्नोस्टिक टूल्स मेंशन्ड बाय हिम। लेटर ऑन इसके बाद आए हुए सारे आचार्यों ने भी नाड़ी किया। लेटर ऑन आचार्य लाइक आचार्य भाव मिश्र, योग रत्नाकर, बसवराजियम ग्रंथ में भी हमें उल्लेख मिल जाता है कि उन्होंने भी 8 नाड़ी परीक्षा के 8 स्थानों के बारे में बताया था। कनाद महर्षि के बारे में, कनाद कृत नाड़ी, रावण कृत नाड़ी परीक्षा बाय आचार्य कनाद महर्षि। ये बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स होंगे जिन्होंने इस नाड़ी परीक्षा को अपने अपने तरीके से डिस्क्राइब किया, इसका महत्व बताया। और आज फिर से एक बार हम लोग इन्हीं सारे नॉलेज को उद्रुक्त कर रहे हैं। बट इसी के साथ भगवान शिव को भी हम शिव जी के बारे में जानते हैं। नाड़ी विज्ञान का ज्ञान भगवान शिव ने ही आचार्य रावण को दिया था और फिर उन्होंने इसी के साथ बालकों की चिकित्सा भी भगवान शिव ने रावण को बताई थी। और आगे चलकर रावण ने इसी बालकों की चिकित्सा को लेकर अपना खुद का एक ग्रंथ बताया। मैंने स्टार्टिंग में मेरे इसको लिया क्योंकि हमारी सिस्टम में हमें हमेशा से हमारे गुरुजनों का अब तो उल्लेख करना चाहिए, जिनसे हमने सीखा है, जिन्होंने हमें बल दिया, जिन्होंने हमें आगे लेकर आए। तो हमारी संहिताएं हम जिसका बेस पर आज इस पूरी दुनिया में आयुर्वेद का बोलबाला करते हैं। और क्यों ना हम लोग आचार्य रावण की बातों को फिर से दोहराए, क्यों ना हम लोग उनकी अच्छी बातों को देखें कि किस प्रकार से उन्हें आयुर्वेद शास्त्र में कितनी कितनी अच्छी अच्छी जो भी उनकी इन्वेंशन है, संहिताएं, उसको लिखकर रखा है। ना कि हम लोग आचार्य रावण को केवल बुरी नजरिए से देखें। रावण को मुझे लगता है कि हमेशा से हमें उनको सलाम करना चाहिए, जिस प्रकार से उन्होंने अपने नॉलेज के आधार पर, देखिए आचार्य रावण वाज अ ग्रेट आयुर्वेदा फिजिशियन एंड सो ही रोट द बुक नोन एज नाड़ी परीक्षा डिटेलिंग ऑफ द पल्स एग्जामिनेशन। उसी के साथ उनका दूसरे भी सारे ग्रंथ है, मैंने कुछ ग्रंथों के नाम लिए हैं ताकि हम लोग इसको अच्छे से पढ़ सके, देख सके, उद्रुक्त कर सके। अर्कशास्त्र which considering as a compiling uses and doses of the cures of every herb, हर एक द्रव्य के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। अर्क परीक्षा जो टिंचर्स होते हैं ना, उसके बारे में भी उन्होंने लिख कर रखा है। अभी मैंने बताया जैसे शिव जी से उन्होंने बच्चों के बारे में, चिकित्सा के बारे में पढ़ा। सो ही रोट द अगेन द बुक डिटेलिंग कुमार तंत्र, जो कि गायनेकोलॉजी एंड पीडियाट्रिक की किताब है। उड़ीसा चिकित्सा, उड़ीय चिकित्सा, वतीन प्रकरणीयम एंड सो द फाउंडर ऑफ सिंदूरम मेडिसिन। रावण वाज अ मास्टर ऑफ तंत्र विद्या। हम लोग रावण या रामायण को जब देखते तो निश्चित रूप से हम उसमें देखते हैं कि किस प्रकार से जादू टोना मंत्र तंत्र चिकित्सा वो आचार्य रावण करते थे। और बिल्कुल इसी प्रकार से तंत्र विद्या के नाम से भी आचार्य रावण को जाना जाता ही रोट रावण संहिता, अ फेमस बुक विद एक्सीलेंट कंपाइलेशन ऑफ हिज स्कॉलरली वर्क। उन्होंने इसी प्रकार से रावण रामायण के एक प्रमुख चरित्र थे। रावण लंका का राजा था, रावण श्री राम के परम थे। अपने 10 सिरों के कारण उन्होंने दशानन इसको नाम दिया जाता है। किसी के हम लोग हमेशा से पिक्चर्स देखते हैं, सीरीज कुछ भी देखते हैं, या हमारे जीवन में भी हम किसी को एक बड़े हीरो के रूप से देखते हैं, मानते हैं, नायक के रूप से मानते हैं। किसी भी कृति के लिए नायक जितना इंपॉर्टेंट है, नायक के साथ ही सशक्त खलनायक का होना भी अति आवश्यक है। क्योंकि आप जानते हैं ना, हम लोग पिक्चर्स देखते हैं तो पिक्चर्स में खलनायक का अपना अपना रोल होता है। खलनायक भी हम लोग लाइक नायक के लिए तालियां बजाते थे, खुश हो जाते, बट फिर भी खलनायक नहीं होता तो नायक नायक नहीं बनता ना। तो इसीलिए उतना ही महत्व खलनायकों का भी है। और किंचित मान्यता अनुसार रावण में अनेक गुण भी थे। सारस्वत ब्राह्मण महर्षि पुलस्त्य ऋषि का पौत्र और विश्वश्रा का पुत्र रावण एवं परम भगवान शिव भक्त, उद्धट राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था। रावण के शासन काल में लंका का वैभव अपने चरम पर था। हमने सुना है, देखा है, रामायण आता था एक जमाने में 95 के जमाने में, दौर में, तो देखने के लिए भीड़ जम जाती थी। बिल्कुल एक हमारे ऐसे इतिहास को देखना फिर से एक बार। और आज
याद है, आप सभी भी जानते हैं कि रावण या राम के पात्र जिन्होंने साकार किए थे, उनको आज भी उन्हीं के नाम से बोला जाता है। इतने हमारे मन के अंदर ये पात्र घुसे हैं, बसे हुए हैं। तो बिल्कुल रावण के काल में तो ये वैभव था ही, उन्होंने अपना पूरा महल स्वर्ण रंजित बना दिया था, इसीलिए उस लंका नगरी को सोने की लंका अथवा सोने की नगरी भी कहा जाता था। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। अन्यथा है कि मंदोदरी का जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ था। वहां पर आज भी महाराजा रावण जी को पूजा जाता है, क्योंकि जमाई जो है वह आज भी रावण की चावरी है, जिस जगह पर रावण का विवाह हुआ था। रावण के 5 भाई थे, जो एक ही माता की संतान थे। वे कुंभकर्ण, रावण, महिरावत, विभीषण। इनमें से अहिरावण और महिरावण जुड़वा भाई थे। इनकी पराजय श्री राम, हनुमान और लक्ष्मण के हाथ कई बार हो चुकी थी। 7 और 8 दिन इन्हें राम से जीवन दान मिला था सूर्यास्त होने के कारण। मामूली लुटोरन से भी रावण को पराजय मिली थी। अंगद ने ही अकेले अपनी पूंछ में बांध लिया था। ऐसे कई सारे इनको लेकर कई सारे ऐसे मिल जाते हैं हमें। इसी के साथ ये सारी ग्रंथ है जो आचार्य रावण ने लिखी थी। कुमार तंत्र, अरुण संहिता, इसके अलावा भी इंद्रजाल, प्राकृत कामधेनु, रावणीयम, अंक प्रकाश जैसे ग्रंथों की रचना की है। सबसे पहले आचार्य रावण ने ही बताया था, अंगुष्ठ मूल स्थित नाड़ी को जीव नाड़ी, ये ज्ञान उन्होंने दिया था। और देखिए आज भी हम लोग, किसी को चक्कर आ जाती है, कोई नीचे गिर जाता है, तो क्या करते हैं प्रीति जी, बताइए कैसे हम लोग उसको देखते हैं? सबसे पहले क्या करना होता है मंदाकिनी, क्या करते हैं हम लोग? पल्स देखते हैं, नाड़ी देखते हैं। जीवन साक्षिणी, यानी यही ना उस मनुष्य के अंदर की चेतना को बताती है। मनुष्य जीवित है, चल रहा है, उसकी नाड़ी से ही पता चलता है। और आज हम कितने भी मॉडर्न ना बन जाए, बट फिर भी अगर आप प्लेन में, फ्लाइट में चल रहे हो, आप ट्रेन में चल रहे हो, कितना भी बड़ा डॉक्टर होता है, उसके पास बिना हथियार के, बिना शस्त्र के वो अधूरा है। क्या करेगा वो अकेला आदमी? क्या करेगा डॉक्टर, कितना भी बड़ा हो, बट उसके पास यंत्र शस्त्र नहीं है। वो थोड़ी हाथ में क्लिनिक लेकर घूमेगा, या थोड़ी हाथ में बीपी apparatus लेकर घूमेगा। हाँ, आई एग्री विद दैट कि वहां पे मेडिकल किट होगी, यूनिट होगा, फर्स्ट एड बॉक्स होगा, वगैरह वगैरह सब कुछ ठीक है। बट फिर भी ऐसी स्थिति में हम लोग प्राइमरी लेवल पर क्या करते हैं? प्रियंका, डॉक्टर प्रियंका, चित्तरंजन जी नमस्कार। क्या करते हैं? सबसे पहले हम नाड़ी देखते हैं। A1 CID देखिए, आप कोई भी ऐसी चित्रफित देखिए, कोई भी कहाँ पर भी देखिए, इसमें सबसे पहले वही परीक्षा करते हैं, नाड़ी, क्योंकि ये मन को बताती है। अगर नाड़ी चल रही तो बोलते नहीं नहीं ठीक है, आदमी जिंदा है, कोई बात नहीं, चक्कर आ रहा है, वॉट एवर बाकी जो भी उसको लगता है वो सारी लाइक वो बात बता दे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। बट फिर भी कहीं ना कहीं हमें इस समय भी नाड़ी के बारे में, नाड़ी का महत्व हमें पता चलता है कि कैसे ये नाड़ी हमारे जीवन की साक्षी मानी गई है। यहाँ पे आज ये फोटो मैंने खास लिया है, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि जिस प्रकार से मैं बताती हूँ रावण को हमें जिस प्रकार से याद करना चाहिए, इसी प्रकार से हमें आचार्य कनाद को भी सुनना है, कनाद को भी हमें देखना होगा। क्यों कनाद? कनाद की भी नाड़ी परीक्षा प्रसिद्ध है। कनाद ये कण अनाथ, कण कण यानी एकदम छोटा सा कण, निवाला, एटम, न्यूरॉन। क्योंकि कनाद परमाणुवाद के प्रणेता माने जाते हैं। उन्होंने ही परमाणुवाद का सिद्धांत माना। एटॉमिक थ्योरी वाज क्रिएटेड, जनरेटेड बाय आचार्य कनाद। के साथ कनाद भी नाड़ी परीक्षा के भी मूल माने जाते हैं। उनकी संहिता, उनका ग्रंथ, उनकी रचना, नाड़ी परीक्षा की उनकी रचना, ये भी फेमस है। जितनी रावण की संहिता फेमस है, उसी प्रकार से कनाद की भी ये जो नाड़ी परीक्षा की किताब है, ग्रंथ है, वो भी इतनी ही प्रसिद्ध है। तो इसीलिए मैंने खास करके इन दोनों को भी मैं मानती हूँ, इन दोनों को भी हमें समझना चाहिए, देखना चाहिए, सोचना चाहिए, मुझे लगता है। इसलिए आचार्य कनाद के बारे में मैंने इसमें लिया है, उनका फोटो लिया है। और आगे भी मैं इसके बारे में बताऊं, जहां जहां पर जरूरत आती वहां वहां पर ऐसे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। देखिए, जैसे जैसे सूरज उगता है, हमारी शारीरिक और भावनात्मक ऊर्जा भी बेहतर होने लगती है। इसीलिए सबसे पहला नियम है, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। बट आज हमारे बच्चे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन इसको मानने को तैयार ही नहीं। भले हम लोग कितना भी समझाए, बट वैसे मुझे लगता है फिर चलो छोड़ दो, टाइम पर उनको जब भी पता चलेगा वो रियलाइज हो जाएंगे तो उठना शुरू कर देंगे। पहला नियम है सूर्योदय से पहले उठना। क्यों उठना है बताइए? क्यों उठना है ज्योति जी, डॉक्टर प्रभात जी, क्यों उठना है? क्योंकि इसी को ब्रह्म मुहूर्त माना है। इस
हम अपने आप को आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही एक चरम आप को पाते हैं। जैसे सूर्य अपने चरम पर होता है, उसी प्रकार से हमारे अंदर की शारीरिक ऊर्जा, हमारी पाचन क्षमता, हमारा अग्नि, हमारी मानसिक ऊर्जा भी अपने चरम पर होती है। बराबर है। आप देखिए सुबह का समय बहुत ही बड़ा प्रसन्न होता है, इसमें हम बोलते हैं कि नहीं नहीं आज तो ये क्या करूं। हमारी गति, हमारे काम करने की गति, भले घर के काम हो, ऑफिस के काम हो, ये हमारी गति बहुत अलग होती है। हम हमेशा, जैसे आज हम है तो हमारे दिमाग में आता है कि कल मुझे क्या क्या करना है, कल मंडे है तो मैं जाकर मुझे ये करना है, मुझे वो कंप्लीट करना है, और हम जाते सवेरे उठ के काम पे लग जाते, काम कंप्लीट करते हैं। लेकिन दोपहर के बाद जैसे जैसे सूरज ढलता है, हमारी अंदर की इस ऊर्जा का भी थोड़ा धीरे धीरे अंत होते आता। अंत यानी अंत नहीं कहेंगे, बट कहीं ना कहीं हम लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अग्नि के रूप से धीरे धीरे थकने लगते हैं। इसीलिए आयुर्वेद भी सुझाव देता है कि आपको दिन का अपना सबसे बड़ा भोजन इसी समय पर करना है। और इसीलिए आज के जमाने में इतने सारे लोग हैं, इवन दो हमारे बच्चे, छोटे बच्चे भी मानते हैं इस बात को, और वो भी फॉलो करते हैं कि रात में सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना। सूरज डूबता है तो हमारी भावनात्मक और शारीरिक ऊर्जा भी कम होती है। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा कि इस समय आपको सुस्ती का दौर, आप फीलिंग लो पड़ता है कि आज तो हम लोग थक गए, बस कल करते हैं। और बिल्कुल इसी प्रकार से आयुर्वेद भी इसी सुझाव को देता है कि रात का खाना हमें सूर्यास्त के 1 घंटे भीतर करना चाहिए, और रात के खाने के 3 घंटे के भीतर सो जाना भी चाहिए। यानी अगर आपने 6 बजे खाना खाया तो आपको 9 बजे सोना है, 7 बजे, 10 बजे। आज तो ये मतलब इस बात को बताना भी मूर्खता लगता है, क्योंकि लोग हमें फिर मूर्ख बताते हैं अगर हम लोग ऐसे बोलेंगे ना 9 बजे सो जाओ, तो ये कोई जमाना माने तो मतलब नाइट आउट का जमाना है। और मैंने देखा कि लोगों को कि वो जैसे जैसे रात आती है तो लोगों को अच्छा लगता है कि चलो, मतलब एक अलग तरीके से हम आज के इसमें आए हैं। हमारी 5 अंगुलियां, इसमें से नाड़ी परीक्षा के लिए हम लोग पहले 3 अंगुलियों का प्रयोग करते हैं। इंडेक्स फिंगर, मध्यमा मिडल फिंगर, अनामिका रिंग फिंगर, ये हमारे लिए नाड़ी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आदौ वातवा नाड़ी मध्य वहति पित्त अंते श्लेष्म विकारेण नाड़ी के त्रिधामता। बिल्कुल, सबसे पहले वात की नाड़ी, मध्य पित्त की नाड़ी मिलेगी, और अंत में श्लेष्म, इंडेक्स, मिडल एंड रिंग, इंडेक्स फिंगर पर आपको मिलेगा वात वह नाड़ी। आगे मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से वात की नाड़ी में चंचलता है, पित्त की नाड़ी कैसे उछलती है, और कफ की नाड़ी कैसे आलसी चलती है, सुस्त तरीके से चलती है ना। ये देखिए, ये भी चित्र स्टूडेंट ने निकाला है किस प्रकार से। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा हल्के से इसके लिए इस प्रकार से बताया कि वात की नाड़ी में किसी वक्रता होती है, पित्त की नाड़ी में किस प्रकार से उतार चढ़ाव होता है, और कफ की नाड़ी कैसे अपनी नियमित गति से चलती है ना। इस प्रकार से इसमें ये बताया है। आगे मेरा खुद का ये कंसेप्ट है कि मुझे ऐसे, मैं खुद भी जब भी नाड़ी परीक्षा करवाती हूँ तब भी मेरा यही विषय रहता है कि हम लोग नाड़ी परीक्षा जब भी करेंगे तो सवेरे का समय, मैं अपने क्लास में भी बच्चों को भी जब भी पढ़ाती हूँ नाड़ी, तो मेरा विचार ये रहता है कि आप सवेरे का समय नाड़ी परीक्षा के लिए देखें। सवेरे, जैसे अभी अभी मैंने उसका महत्व बताया था, उसी प्रकार से मॉर्निंग टाइम पे ही आपको नाड़ी परीक्षा करनी। एक और दूसरी बात मैं इसमें जरूर बताती हूँ, आज हम लोग कितने भी मॉडर्न हो, हमारा क्लिनिक बड़ा अत्याधुनिक या उपकरणों से सजा होता है, एसी चलता वगैरह वगैरह, बट फिर भी नाड़ी परीक्षा की ऑथेंटिक तरीका है नीचे बैठकर, जमीन पर बैठ, जमीन यानी पृथ्वी, ये नाड़ी परीक्षा स्पर्श तरीका है। स्पर्श जो कि वातदोष या वायु महाभूत के कारण हम लोग स्पर्श चिकित्सा पद्धति को करते, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न। और इसी प्रकार से जमीन कर नीचे बैठकर स्थिर स्थावर होकर, क्योंकि देखिए हम, हमारी नाड़ी भी बड़ी अजीब, हमारे नाड़ी में, हमारे मन में जो भी चल रहा होता है ना, उन सभी भावनाओं का परिणाम हमें नाड़ी में मिलता है। हमारे अंदर की सुख को, हमारे विचार को, हमारी भावनाओं, हमारी ऊर्जा को हम नाड़ी के माध्यम से प्रतीत करते हैं। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप थोड़ा समय निकालकर, और या अगर आप प्रोफेशनल
परीक्षा करना चाहते हो तो अपने पेशेंट्स को एक सवेरे का आपका क्लिनिक का जो भी हावर है, अभी इतना 6 बजे 7 बजे पॉसिबल नहीं होगा, बट एटलीस्ट इन आवर्स मतलब अप टू 11-12 तक तो आप बता सकते हैं। सवेरे का 1 घंटा आपने नाड़ी परीक्षा का रख दिया, और उस समय जो भी लाइक रुग्ण आते हैं आपको अपॉइंटमेंट समय उनको बुला लीजिएगा। खाली पेट आते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शास्त्रों में भी वही विधि बताई है। तो एटलीस्ट हल्का कुछ खाकर, या जितना कम खा सकते उतना कम खाकर परीक्षा करेंगे तो दोष की करेक्ट स्थिति का आपको नॉलेज हो जाएगा। भरे पेट कर दोपहर में 4-5 बजे आकर नाड़ी परीक्षा करना, तो इट्स नॉट ऑथेंटिक वे। आप कर सकते हो क्योंकि आज पेशेंट सभी बिजी होते हैं, वर्किंग होते, बट फिर भी ऑथेंटिक अगर आपको करना है, का बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसके ऊपर विचार करिएगा। आप खुद से भी अनुभव करिए ना, ये तो इसीलिए तो पढ़ना है। आप खुद से भी करिएगा सवेरे का समय या शाम के समय में क्या फर्क महसूस होता है। दूसरी बात इसमें मैं एड ऑन करना चाहती हूँ कि आपको खुद को, वैद्य को भी और पेशेंट, कहीं ना कहीं जैसे नाड़ी परीक्षा को अच्छे से करना होगा तो मंत्र थेरेपी का प्रयोग करना है, और मंत्र जाप करेंगे। इसमें मैंने सोहम मंत्र का बहुत अच्छा इफेक्ट देखा है। इस मंत्र के जाप हेतु किसी शांत वातावरण वाले स्थान का चयन करें, बैठकर ध्यान केंद्रित करते हुए इस मंत्र का जाप करें। ध्यान करते हुए सो को सांस लेते समय और अहम सांस छोड़ते समय उच्चारित करें। यही इस मंत्र के जाप के लिए उपयुक्त विधि है। इस मंत्र के लाभ यही होता कि आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है। मेरा ये विचार है मंदाकिनी जी कि हमें भी, वैद्यों को भी, इस नाड़ी परीक्षा टू परस्यू द करेक्ट नॉलेज ऑफ नाड़ी, वी मस्ट डू दिस मंत्रा चैंटिंग। मैं मंत्रा चैंटिंग को लेकर भी आगे कुछ मेरा इसका भी पीएचडी का भी काम चल रहा है। मेनोपॉजल माइल्ड डिप्रेशन में मैंने मंत्रा चैंटिंग लिया है, बट फिर भी मैं सच में इसको मानती भी हूँ बहुत ज्यादा। और देखिए मैं आपको सिंपली बताती हूँ क्या करना है आपको। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। देखिए मैं आपको करके बता रही हूँ। सो को सांस लेते समय और अहम को छोड़ते समय उच्चारित करें। करिए सभी लोग एक बार, आप लोग। सो हम, सो करिए जितना आप कर पाते हो। तो प्लीज मंदाकिनी जी, डॉक्टर आलोक, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर मंगला, प्रीति जी, प्लीज आप अगर वीडियोस ऑन करेंगे तो अच्छा होगा। आप ट्राई करके तो देखिएगा। डॉक्टर प्रीति, मंदाकिनी जी, आप खोल सकते हैं क्या कैमरा, मतलब वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज, अच्छा रहेगा इफ यू आर कंफर्टेबल। मेरे साथ करेंगे तो और अच्छा लगेगा और क्लियरली समझ। बोलिए, चैट बॉक्स में डालिए क्या सोचते हैं आप। मंगला जी, यस आ गई, मंदाकिनी जी आ गई। डॉक्टर आलोक, डॉक्टर विभा, चित्तरंजन जी, देखिए अच्छे अच्छे से कर रही मंदाकिनी जी। बहुत सिंपल है। इस मंत्र की शक्ति के बारे में बताती हूँ। ये मंत्र प्रूव हो चुका है कि इसेंशियल हाइपरटेंशन में इसका बड़ा ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इतने अच्छे से वो हमारे ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है। बहुत ही सुंदर तरीके का ये विचार है, और निश्चित रूप से आप देखिए, खुद से अनुभव भी करिएगा, आप इसको कर कर भी देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा मंदाकिनी जी। और सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि निश्चित रूप से आपको अगर करेक्ट नॉलेज पाना है, ज्योति जी, प्रभात जी, तो विभा जी, तो आप सच में इसको फॉलो करें, एकदम सुकून मिलेगा। क्योंकि मैंने देखा ना, कभी हम लोग बताते हैं ना
देखिए मंदाकिनी जी, नाड़ी परीक्षा हम लोग जब भी बताते हैं कि मैं बताऊंगी आपको, मैं पढ़ाऊंगी कि ये बात आपको लगेगा, पित्त लगेगा, इस लेयर पर ये लगेगा, बदलाव लगेगा, मैं आपको करना है, मैं बताऊंगी सिर्फ, बट वहां पर बैठकर आपको देखना है। तो मतलब मेरे किसी ने मुझे पूछा कि मैम आपको लग रहा है, हमें लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है? फिर मैंने उनको समझाया कि आपके मन में जितनी शांति होगी, जितना आपका माइंड कंसंट्रेट होगा, उतना आप इस नॉलेज को परस्यू कर पाएंगे। अभी हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है, कोई सात्विक है, तो लोग क्यों इस ज्ञान को ग्रहण कर पाते, उनके अंदर क्या अलगपन है? एनाटॉमिकली तो कोई डिफरेंस नहीं है, हमें सभी में दो आंखें, एक नाक, दो कान, ऐसे ही होता है, फिर क्यों डिफरेंस है? परसेप्शन क्यों अलग है? बताइए नीलम जी, क्यों परसेप्शन अलग है? सभी का परसेप्शन लेवल क्यों अलग है? सभी की ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता में क्यों अलगपन है? आलोक सर बताइए। हमारा इंटरेक्शन तो होना चाहिए, ऐसे ही हम मैं अकेले बोलते जाऊंगी ऐसा भी नहीं है, आपको भी अपना विचार प्रकट करना है। तो प्रीति जी, स्वभाव एंड गुण, यस वेरी करेक्ट। और कुछ प्रियंका जी? बिल्कुल, गुण, स्वभाव, प्रकृति, दोष, और इसी के साथ हमारी भावना। आपके मन में बहुत भावनाएं आती रहती है, तो आपकी क्षमता यानी आपका जो कंसंट्रेशन है माइंड, वो नहीं हो पाएगा। और इसीलिए आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए आप नाड़ी परीक्षा के पहले कुछ अपने अंदर भी यानी वैद्य को भी बदलाव करना चाहिए, ताकि हम अच्छे से नाड़ी परीक्षा का स्पर्शन तरीके से ज्ञान ग्रहण कर सके। तो ये पहला मैंने बताया आपको, सोहम मंत्रा का जप करना है। दूसरा तरीका में, हाँ बोलिए नीलम जी, कोई किसी को प्रश्न है, या आप में से कोई करता है क्या मंत्र का जाप? ये आपको आत्मा और परमात्मा को एकाकर बनाने में मदद करता है। और ये मंत्र आप जब करते हैं ना, तो आप अपने आप को निहारते हैं, आप अपने अंदर की क्षमता को देखते हैं। बहुत अच्छा सुंदर मंत्र है। नेक्स्ट दूसरा है ध्यान। अभी अभी मंदाकिनी जी एकदम ध्यानस्थ बैठी, आपको भी सच में मैं बताऊंगी, आप केवल मंदाकिनी जी, प्रीति जी, आप केवल, अच्छा सुदर्शन क्रिया करती हूँ, अच्छा अनम्यूट, हाँ अनम्यूट का तो ऑप्शन है, बिल्कुल है। सुदर्शन क्रिया भी बड़ी अच्छी होती है मैम, बिल्कुल। यस मैम, अनम्यूट का ऑप्शन है आपको। हाँ मैम। हाँ मैम बोलिए। ये मैंने सोहम सीखा तो है, लेकिन ना उस समय जब सीखा था तो ऐसे इपिग्लोटिस से, मतलब जैसे बच्चे की आवाज आती है ना, सांस लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो बच्चे जैसी आवाज आनी चाहिए, तो मैंने उस हम्म, तरीके से सीखा था मैम। यस। हाँ आप वो भी आप मतलब आपको हुंकार भी भरना, सो ऐसे हाँ करके भी आप कर सकते हैं ना मैम। ये तो जी। आप जितना ये तो प्रॉपर तरीका ही हो गया। जी। चैंटिंग करेंगे तो आपके उच्चार शुद्ध होंगे, और इस प्रकार से आपकी जो ओरल कैविटी के ऑर्गन्स है ना, वो भी एक कहीं ना कहीं लय में आ जाएंगे। और चैंटिंग तो स्पर्श करता है हम ऐसे, तो ये तो हार्मोनल बैलेंस के लिए, इवन थायराइड के लिए, या कई सारे एंडोक्राइन सिस्टम को भी ये करेक्ट करती है। इस प्रकार से ये करते हो ना, तो पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं ड्यूरिंग द मंत्रा चैंटिंग। जो डिप्रेशन, और इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि कूलिंग, माइंड कूलिंग, और मन को सात्विक बनाने के लिए आपको ये करना है। आप जितना ये करते करके प्रैक्टिस करके आप नाड़ी परीक्षा करते हैं ना, उतना आपका नाड़ी का ज्ञान करेक्ट आएगा। इस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ये ऐसे ही नहीं है। ध्यान, मंत्र जप। तीसरी बात मैं बता रही हूँ, बहुत ही अच्छी बात है। एक मैं इसका फिर से एक बार पीपीटी शेयर करके बताती हूँ, आपको अच्छी समझ में आएगा कि क्या करना है नाड़ी का करेक्ट ज्ञान पाने के लिए। एक मुद्राएं आती है, आपने सभी ने सुना होगा मुद्राएं, अलग अलग प्रकार की मुद्राएं। इसमें से नाड़ी का करेक्ट ज्ञान पाने के लिए हमें हकीनी मुद्रा का प्रयोग करना है। हकीनी मुद्रा किसी ने सुना है? किसी को पता है हकीनी मुद्रा क्या होती है? हकीनी मुद्रा, हकीनी मुद्रा के लिए आपको क्या करना है, देखिए मैं बता रही हूँ आपको। आपके दोनों हाथों को लीजिएगा और इसको जोड़ लेना है, आपको हल्के से जोड़ लेना है। जस्ट टच द लेफ्ट एंड राइट हैंड विद द फिंगर अटैचमेंट, बस आपको ये जोड़ना है इस प्रकार से, और आपको ये जोड़कर रखना है। डेली आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये हकीनी मुद्रा है। अलग अलग मुद्राएं बताई गई है ना, जैसे योग मुद्रा है, कई सारी मुद्राएं हैं।
तो जो मेंटल वेलनेस के लिए भी है और अलग अलग क्षमताएं हमें इन मुद्राओं के अभ्यास से मिलती। बहुत सिंपल तरीका, बस आपको जोड़ना है इस प्रकार से। तो ये आप ना ऐसे करके सवेरे ध्यान करते समय भी अगर आप ऐसे करते हो ना, तो आपके हाथों के जो सेंसेस है, स्पर्श तरीका जो है, स्पर्श की टेक्निक जो है, वो इम्प्रूव हो जाती है। आपको करेक्ट सेंसेशन स्पर्श का होता है। आप जैसे मैं बोलती हूँ ना कि, या मुझे पूछा जाता है, जैसे आपको भी अनुभव होगा कि भाई मुझे तो नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है बात, मुझे नहीं लग रहा है, मुझे पित्त लग रहा है, या मुझे करेक्ट समझ में ही नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। तो आपकी क्षमता को, नर्व्स को, सेंसेस को बढ़ाने के लिए ये एक तरीका है कि आप इस प्रकार से मुद्राओं का अभ्यास करें। इसमें सबसे बेस्ट करेक्ट स्पर्श ज्ञान के लिए आपको इस हकीनी मुद्रा का प्रयोग करना है। आ रहा है समझ में? जी मैम। प्रियंका जी, डॉक्टर प्रियंका। सो 3 तरीके मैंने बताए आपको। एक तो मंत्र का जाप, दूसरा ध्यान, और तीसरा है इस प्रकार से मुद्रा का अभ्यास। आप सच में देखिए, नाड़ी वैद्य बनना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं, थोड़ा सा अभ्यास, प्रयास और करेक्ट परसे मन की शांति। आप जितना अपने मन को विचारों से, मैं संसार से ऐसा नहीं कह सकती, संसार के साथ रहकर ही करना है, तो इतना आपको ये करेक्ट ज्ञान मिलेगा नाड़ी परीक्षा का। ये मेरा पहला, इसमें खुद का ये मैंने इन्वेंट किया है, खुद के ये मेरा तरीका है जिसमें मैं इसी प्रकार से अभ्यास करवाती हूँ। टू परस्यू द करेक्ट नॉलेज ऑफ नाड़ी, यू मस्ट डू द 3 थिंग्स। हमारा अंगूठा ये अग्नि महाभूत का प्रधान है। फर्स्ट फिंगर, इट डिनोट्स द वायु। सेकंड फिंगर्स आकाश को दर्शाता है। थर्ड फिंगर ये पृथ्वी को दर्शाता है। और चौथा ये जल तत्व का निदर्शक है। इस प्रकार से अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इस पंच महाभूतों से बने हमारे शरीर में ये 5 अंगुलियां, जिनका उपयोग हम नाड़ी परीक्षा के, तो हमें अपने स्पर्श क्षमता को बढ़ाना है, तो हमें मुद्राओं का अभ्यास करना होगा, तो स्पर्श क्षमता बढ़ेगी। कुछ मैंने ये भी देखा है कि जो नाड़ी परीक्षा करने वाले जो वैद्य होते हैं ना, वो काफी मतलब थोड़े से शांत, अभ्यासु और बाकी विचारों से अलग रहते हैं। देर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू पाल्पेट द आर्टरी, देर आर डिफरेंट methodologies, there are different ways, this is according to their knowledge। आपको कितना प्रेशर डालना है यहाँ पे। हालांकि हमारे हर एक लेवल में नाड़ी का दबाव अलग अलग होगा, बट एवरेजली ये पूछा जाता है कि कितना दबाव डाले तब हमें नाड़ी मिलेगी। तो आपको शुरुआत में तो जेंटल ही दबाव डालना है। अभी इसमें नाड़ी पर अंगुलियां कैसी रखनी, इसको लेकर भी अलग अलग फ्लोज है, अलग अलग मतांतर है। कोई कहता है एक अंगुली रखो, नेक्स्ट दूसरी रखो, उसमें डिस्टेंस रखो, और फिर तीसरी अंगुली रखो। कोई कहता है तीनों को ऐसे ही रखना है। तो बट मुझे ऐसे पसंद है, मुझे मेरा मानना यह है कि अंगुलियों में थोड़ा सा हल्का सा डिस्टेंस मेंटेन करें। एक को रखे, फिर दूसरे को रखे, फिर तीसरी रखे, एकदम एक साथ 3 नहीं रखनी है। और आपको हर एक लेवल में अलग अलग दबाव डालकर नाड़ी का परीक्षण करना है। हर एक लेवल में अलग अलग दबाव होगा, बट एवरेजली अगर आपको नाड़ी फाइंड आउट करनी है, प्रेशर देना होगा, हल्का प्रेशर। ये प्रेशर कितना होना चाहिए, इसके लिए मैंने एक अपना तरीका ढूंढा है। डो बना घर में इस प्रकार से, डो को बनाने के बाद हम लोग प्रेस करके मिनिमम अरे धन में देखिए, आटा हम लोग कठिन है, या इसमें और तेल लगाना है। देखते हैं ना, आटा जब हम गूंथते हैं ना, प्रीति जी, आप घर में रोटी बनाने के लिए आटा ये करते, डो बनाती है, तो फिर उसको हम लोग हल्का हल्का करके देखते, फिर उसको थोड़ा सा दबा के देखते कि ये कितना सॉफ्ट बना है, फिर उसको पानी लगाए क्या, तेल लगाए क्या। बोलिए डॉक्टर नीलम।
डॉक्टर मंगला। चलिए, गुरु नाड़ी, आत्म नाड़ी, मनोज्ञान नाड़ी, ये 3 नाड़ी के प्रकार बताए। जैसे गुरु नाड़ी त्रिविध त्रिनाड़ी संकल्प करके है। प्राण नाड़ी जो ब्रह्म विष्णु महेश अधिदैविक है। परंपरागत नाड़ी में माता पिता गुरु। और शरीर नाड़ी में हम लोग अभी शारीर नाड़ी की बात कर रहे हैं, जो वात पित्त या अधिभौतिक मानी गई है इस मनोनाड़ी, यानी गुरु नाड़ी, आत्म नाड़ी और मनोनाड़ी। तो हम लोग यानी जो दोषों से बनी हुई नाड़ी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नाउ अभी मैंने आपको एक जैसे बताया था कि नाड़ी परीक्षा हमें कहाँ करनी है, किस प्रकार से हम लोग अंगुलियों का प्रयोग करेंगे। अभी मुझे बताइए मंदाकिनी जी, ममता जी, ज्योति जी, व्हाई यूज रेडियल आर्टरी फॉर नाड़ी परीक्षा? नाड़ी परीक्षा के लिए रेडियल आर्टरी का प्रयोग क्यों करना है? इज देयर एनी रीजन, स्पेसिफिक रीजन? सुपरफिशियल होने की वजह से मैम। वेरी गुड। और कुछ? यस। एंड इजी टू पाल्पेट मैम। ओके। और कारण हो तो बताइए। और कुछ कारण है इसमें? और भी कुछ कारण होंगे ना? ममता जी, प्रभात जी, बोलिए बोलिए फटाफट। या आपको जैसे कि नहीं, क्या कारण हो सकते हैं? व्हाई टू सेलेक्ट और व्हाई टू palpate radial artery only? Is the are there any reasons anatomical physiologically ऐसे करना है? बोलिए मैम। मैं बताती हूँ। The radial artery lies closer to the skin surface than the femoral, so it requires less pressure to fill. सबसे उत्तम, सबसे आसान तरीका, देखिए आपको इसमें कोई शर्म की बात नहीं, कोई लज्जा की बात नहीं, से आप इस तरीके से अपने अंगुलियों से हाथ पर स्पर्श परीक्षा से नाड़ी का परीक्षण कर सकते हो। इट्स लेस इन्वेसिव। द रेडियल पल्स इज फेल्ट ऑन द रिस्ट जस्ट अंडर द थंब, एंड सो दैट हमें इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना, और हम कर सकते हैं। रेडियल आर्टरी इज वेरी मच क्लोजर टू द स्किन सरफेस, स्किन सरफेस के बहुत ही नजदीक है बाकियों से। और जिसको प्रेशर देने के लिए, जिसको हम लोग थोड़ा हल्का प्रेशर भी देते हैं, तो भी हम लोग इसको अच्छे से दे। और कोई कारण है क्यों करना है रेडियल आर्टरी? रेडियल आर्टरी इज द क्लोजेस्ट वन टू हार्ट। हार्ट से जब आयोटा से अलग ब्रांचेस निकलती है तो सबसे नजदीक आर्टरी है रेडियल आर्टरी। आपको पेशेंट को कहीं पर कुछ एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मुझे बहुत एक रीजन मिल जाता है। हमारे प्राचीन समय को देखिए जरा, उस समय पे घोषा पद्धति थी, स्त्रियों को महिलाओं को बाहर आने जाना नहीं दिया जाता था। और समय पे इस घोषा पद्धति के साथ कैसे वैद्य, और स्त्री वैद्य बहुत कम थी, केवल डिलीवरी और दाई के रूप में वैद्य थी, पढ़ाई लिखाई ज्यादा स्त्रियों को नहीं थी। तो उस समय में भी नाड़ी परीक्षा करनी होती थी, नाड़ी से ही, तो बाकी कुछ नहीं था आज के जैसे ये निकालो, एक्सरे निकालो, यूएसजी करो। तो कैसे क्या करते थे वैद्य? तो नाड़ी परीक्षा से। तो महिलाओं की नाड़ी परीक्षा या जो घोषा पद्धति थी, जो अगर बाहरी वैद्य कोई घर के अंदर आता है परीक्षण करने के लिए, हमने देखा ना, वो एक ये होता था लकड़ी का दीवार की तरह, उसको रखा जाता था और बस हाथ बाहर निकाल के महिला का हाथ बाहर निकाल के वैद्य उस करते थे। कितना आसान था, केवल हाथ से अंगुलियों से स्पर्श कर नाड़ी को देखकर सब कुछ बताओ, बाकी कोई ज्यादा नहीं किए जाते थे। तो शायद इसीलिए भी उस जमाने में और आज भी नाड़ी परीक्षा इतनी प्रसिद्ध है। मुझे लगता है कि बीच के समय में आधुनिक काल आता गया, हम लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग खोज निकली, मेडिकल साइंस ज्यादा एडवांस होता चला गया, फिर हमारे पास टेक्निक्स आए, तो हमने अपनी क्षमता को, विचार को छोड़ दिया और हम लोग उन्हीं के साथ चलते गए। ब्लड टेस्ट करके आओ, यूरिन टेस्ट करके आओ। हम भूल चुके थे कि हमारे पास भी अपने कुछ नैदानिक तत्व है से जिसका प्रयोग कर हम लोग आसानी से ये
त्रिदोषों की स्थिति या बाकी सारे भी स्थितियों के बारे में, अपने अवयवों के बारे में भी कर सकते हैं। और इसलिए बीच का जो दौर था वो थोड़ा सा अलग था। और मुझे ऐसे लगता है कि नाड़ी वैद्य या नाड़ी को पास आउट ही नहीं किया। आज जो भी सारे वैद्य नाड़ी को पढ़ाते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस बहाने कम से कम नाड़ी का ज्ञान लोगों तक पहुंच रहा है, कि इतना तो भी समझ रहा है। भले अभी देखिए अपना अपना नजरिया है, कुछ लोग मानते हैं कि नाड़ी से क्या हासिल होने वाला है, क्या होने वाला है, मर्म का पीड़न करके कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे भी विचार होंगे। तो ये अपना अपना तरीका है, अपना अपना सोच है। एंड फॉर दैट आप कितना किसको मानते हैं तो अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट फिर भी हमारे ये तो ज्ञान, मतलब इसको झुटला ही नहीं सकते ना, आप खुद से भी अनुभव करके देखिएगा इस बातों को। तो मुझे इसीलिए ऐसे लगता है कि ये बहुत आसान तरीका हुआ करता था नाड़ी परीक्षा का, इसीलिए इसका प्रचलन हुआ और होते रहना चाहिए। और जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कहीं पर कुछ नहीं है तो कम से कम नाड़ी देखिएगा, दोषों की स्थिति को समझ, वहां पर क्या, अगर आप पूरी तरीके से, भले वो 5 लेवल की हो या 7 लेवल की हो, सारी लेवल को आप अच्छे से समझ लेते, प्रैक्टिस करते हैं, तो वहां पर आप व्याधि का निदान भी। और इसी प्रकार से रेडियल आर्टरी, वही प्रकोष्ठास्थि आर्टरी को ज्यादा से ज्यादा हम लोग, इट इज द मेन साइट ऑफ पाल्पेशन, नाड़ी परीक्षा का ये मुख्य आधार मानी जाती है। आसान तरीका, फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी हो गया, हाँ अगर हाथों का ही फ्रैक्चर हो, देन वी गो फॉर द अनदर, जो मैंने अभी बताया था कि बसवराजियम ग्रंथ में या अलग अलग ग्रंथों में नाड़ी के अलग स्थानों के बारे में भी वर्णन किया है। ऐसा नहीं कि केवल यहीं पर नाड़ी परीक्षा कर सकते हैं, बाकी भी स्थान है, बट हर समय पे संभव नहीं हो पाता है, करेक्ट नॉलेज नहीं मिल पाता है। इसीलिए हमें आर्टरी का, इस रेडियल आर्टरी का ज्यादा आधार मिल जाता है, इसीलिए हम लोग इसको ज्यादा फॉलो करते हैं। और ये आसान भी है, इसमें जो जिस तरीके इसको हम लोग पकड़ सकते हैं, जैसे बहुत ही आसानी सी हो जाती है। और ये सबसे अच्छे से, मतलब ये एक इतनी सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस है कि जो आपको स्किन के एकदम तुरंत बाद मिल जाती है। ये रेडियस बोन के सपाट जो प्लेट से इसमें ये जाती है, और ये फिर इस प्रकार से यहाँ पे उसके अलग अलग, ये स्टेबल भी रहती है, स्थिर रहती है। स्थिर रहने के कारण हमें नाड़ी अच्छे से देखने को मिलता है ना। अगर बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव नाड़ी में होंगे, बहुत ज्यादा फ्लोज होंगे और वो अनस्टेबल होती है, तो हम लोग कैसे देख पाएंगे दोषों की स्थिति को, तो नहीं पाएंगे। इसीलिए रेडियल आर्टरी ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है, जिससे हमें नाड़ी का करेक्ट ज्ञान होता है और आसानी से ये किया जाता की बात नहीं, कोई हिचकिटाहट नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग देयर। तो आज हमने पिछले 50 मिनट से नाड़ी के बारे में, प्रारंभिक सत्र था जिसमें मैंने हिस्ट्री एवं नाड़ी परीक्षा का महत्व, नाड़ी परीक्षा के बेस के बारे में। होप आप सभी को इस सत्र पसंद आया हो। जल्दी हम लोग 15 तारीख से इसको कंटिन्यू रेगुलरली पढ़ना शुरू कर देंगे। आपको मैं गारंटी देती हूँ 10 दिन के बाद आपको नाड़ी परीक्षा आसान लगेगी, आप इतना इसका प्रयोग करेंगे, नाड़ी नहीं बट प्रकृति वगैरह का भी आप इतना उपयोग करने लगेंगे। और बिल्कुल हम ऐसे सीखते रहते हैं तो हमारे अंदर भी आता है। हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम लोग बदल चुके हैं, हम लोग बदल रहे हैं, हमारा परसेप्शन लेवल बदल रहा है, बार बार रिपीटेडली पढ़ते हैं कोई चीज नहीं। सो इसी के साथ आज के लिए रुकते हैं। सो एनी डाउट, विभा जी, प्रियंका जी, मंगला जी, डॉक्टर नीलम, हेलो, इज देयर एनी डाउट? कुछ आपको पूछना है, कुछ डाउट हो तो पूछिए प्लीज। नो डाउट मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। यस, हाँ आप मैम, इसकी बोलिए। जो क्लासेस हैं। यस हेलो। यस यस प्लीज। हाँ हाँ, जो क्लासेस हैं टाइमिंग्स क्या रहेंगे मैम? टाइमिंग शाम में रहेगा 6:30 बजे का। ओके, 6:30। और मैम 1 आवर का रहेगा ये सेशन? 45 मिनट्स का, ठीक है, 45 मिनट्स। यस 45 45 मिनट्स। मिनट्स। हाँ डेली 45 ओके। और 5, मतलब 5-10 मिनट ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कैसे आप इंटरेस्ट लेते हो। कभी डिस्कशन रहा, कुछ और लगा तो वो भी थोड़ा सा आगे भी चलता है। ओके, यस, आप कहाँ से विभा जी? मैं मैम बेसिकली लेकिन गांधीनगर में गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ पोस्टेड,
तो मैंने आपका वेरी गुड। सेशन WhatsApp पे मैंने देखा ग्रुप में अभी, तो मुझे लगा कि ज्वाइन करना चाहिए, और मैं खुद भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ नाड़ी लर्निंग के लिए, तो इसीलिए। नहीं, स्त्रियों को तो बहुत ही ज्यादा मतलब नाड़ी परीक्षा सीखनी चाहिए, क्योंकि नाड़ी वैद्य स्त्रियां बहुत कम है, तो मैं चाहती हूँ कि आप नाड़ी वैद्य बने, है ना, क्योंकि ये क्षेत्र में थोड़ा कम ये मिलता है, पुरुष हाँ जी। प्रधान क्षेत्र है, इसीलिए मैंने इसको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे प्रोफेशनल लेवल पर हम लोग बातें रहते थे, प्रैक्टिस भी करते हैं, बट प्रोफेशनल लेवल पर पढ़ाने की भी जरूरत है, आगे आने की जरूरत है ना, हम क्यों पीछे रहेंगे नाड़ी ज्ञान में। हाँ मैम, सही बात है। हाँ जी मैम, चलिए, बिल्कुल। यस, तो आई होप मैम अगर किसी दिन अगर ज्वाइन नहीं हो पाते रिकॉर्डिंग तो मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, ओ, के नोट्स भी ओके मिल मैम। जाते हैं। हाँ यस, ओके मैम। रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, मैं शेयर कर दूंगी। यस, ऑनलाइन ओके है, मैम। ऑनलाइन है प्रियंका जी। ओके मैम, यस, थैंक यू। अच्छा, वो अवेलेबल में प्रकृति परीक्षा का है और धातु परीक्षा का है, धातु सार परीक्षा का भी है, उसमें ऐप में है। और डेली हमारी रात भाषा होती है, डॉक्टर प्रीति जी है संभाषा में, मंदाकिनी जी रहती है, उनका बहुत अच्छा प्रैक्टिस है उनकी, और वो खुद भी अच्छे से बताती है। डॉक्टर मंदाकिनी जी है हमारे साथ में, हमारे गायनिक के सत्र में, जो पूरे भारतवर्ष में हमारा गायनिक का सत्र ऐसे डिस्कशन के रूप में चलता है, डेली केस डिस्कशन होता है वहां पर। यस, मैंने, यस यस, बिल्कुल मैम बिल्कुल, बोलिए। मैम वो आपने हाकिनी मुद्रा करके कुछ बताया था ना मैम। यस, मैम उसको एक बार फिर से बता देंगे, और मैम उसके बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, मतलब अगर हम डे टू डे मतलब किन पेशेंट्स को बोल सकते हैं करने के लिए। यस यस, बिल्कुल, हाकिनी मुद्रा जो मैंने अभी बताया ना, ये जैसे कि आप इसको ऐसे कर इस प्रकार से, तो ये आपके ब्रेन को भी स्टिमुलेट करता है, हेमिस्फीयर्स को भी स्टिमुलेट करके बैलेंस करता है। इसी के साथ आपकी स्मृति, आपके लॉजिकल थिंकिंग में भी फर्क आता है। खास करके जो महिला स्ट्रेस के कारण जूझ रही है, स्ट्रेस के कारण एंजाइटी है, डिप्रेशन में है, मेनोपॉजल डिप्रेशन में है, तो आप इस प्रकार से आपके फिंगर टिप्स को क्लोज करके बाय द बोथ हैंड्स टुगेदर यू एस्टैब्लिश जो कि एनर्जी को, फ्लो को दो साइड्स के ब्रेन की तरफ अदल बदल देता है। एंड सो इट कैन बी प्रैक्टिस एटलीस्ट से 12 मिनट आप कर सकते हो इसको, एंड यू कैन ask your patients, those who are suffering from such type of condition, anxiety, stress, या और जैसे जिनको बोलते हैं ना कंफ्यूजन है, कुछ सूझता नहीं है, आलस लगता है, तो ये आपके इसका नियमित अभ्यास आपके ब्रेन की एक्टिविटी को करेगा। So it can be practiced during the menopausal depression, it can be practiced during puberty में भी एक डिप्रेशन होता है puberty को लेकर भी लड़कियों में, और जैसे नई नई मेंसेस स्टार्ट होती तो वो भी काफी उनको भी बदलाव होते शरीर में भी, तो उसके साथ फिर पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है, तो ऐसे में भी आप देखिए, इसमें कोई ये नहीं है, बट आज सच में 10 मिनट तक करके बैठिएगा, धीरे धीरे इट विल वर्क। एक टाइम पीरियड के बाद, 1-2 दिन में तो फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी चीजों से हमें थोड़ा रेगुलर इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके मैम। मैम एक चीज और पूछ रही थी मैं, ये जो आप मतलब हाथ दोनों फिंगर्स को साथ में लेकर आना है, तो ये मैम एक साथ ला सकते हैं, या फिर थंब से स्टार्ट करना है, या फिर मतलब ये पिंकी फिंगर से स्टार्ट करके लेके आना है। नहीं, थंब से स्टार्ट करेंगे, थंब स्टार्ट करके ऐसे ओके। कर सकते। ओके मैम। कुछ नहीं मैम, इसमें देखिए ना आप, मतलब यस मैम। हाँ, कोई रिस्क भी नहीं है, नथिंग, रिस्क भी कुछ नहीं है, और ये बिल्कुल हकिनी देवता करके है, एज देवता मानी गई उन, ललित शास्त्र में 1008 में वर्ष 8 में श्लोक 8, 108 श्लोक में इसको बताया गया है। एंड मतलब इस पूरा ऑथेंटिक ही है, आपको नीचे बैठकर फिर फोकस करके ब्रीथ पर, एंड धीरे धीरे आपको रेज करके हैंड्स को फिर क्लोज करना है, और करके धीरे, मतलब एक ऑथेंटिक तरीके से करना है आपको। और इस समय पे आपका फोकस श्वास पर भी होगा, आप श्वास की भी प्रैक्टिस करेंगे, एग्जैल में इनहेल एक्सहेल भी आपको करना है इसमें। बट सच में ये ना देखिए, ये अभी मैंने जैसे जैसे बताया आपको कि मैं को एक्टिवेट करती है, तो आपका प्राण वायु दान ध्यान ये सारे भी इसमें कंट्रोल हो जाते, रेगुलराइज हो जाते। ओके मैम।
चंचलता कम होगी। मैम तो फिर ये जो ADHD के बच्चे जो आजकल आ रहे हैं, ये हाइपर एक्टिव वाले, उनके लिए भी अच्छा है? यू कैन, यस यू कैन ओके मैम। सजेस्ट, यस यू ओके। कैन सजेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। उल्टा आप रिजल्ट देखिए, एक्सप्लोर करिए उसको, ठीक है। यस चलिए मैम। फिर आज के सत्र में हम, आज संडे होते हुए भी आप सभी लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। और इसको कंटिन्यू करिएगा, और एक दो सत्र हम लोग डेमो सत्र आगे भी एक प्रकृति का मैं लेती हूँ, जिसमें मतलब प्रकृति के बारे में भी मैं बताऊंगी, ठीक है मैम। ओके, मैंने इसको रिकॉर्ड भी कर लिया है। आई विल शेयर ऑल्सो, इट इज लाइव ऑन आई दर्पण फेसबुक पेज। नमस्ते सभी को, चलिए फिर कल मिलते हैं।